स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के 9 चैप्टर प्रकाश के बारे में। अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था प्रकाश के अपवर्तन के बारे में और उसके नियम पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे अपवर्तन के कुछ उदाहरण हैं, वो देख लेते हैं कि अपवर्तन की जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो कौन सी चीज़ किस प्रकार दिखाई देती है। कि हमें आभास होता है कि वो ये देखो, ये है कोई पारदर्शी चीज़ है, कोई कुछ भी मान लो ग्लास कांच की है पारदर्शी, ये है। अब इसके अंदर हम कोई भी पेंसिल डालेंगे, ये पेंसिल ये दिखनी तो ऐसी चाहिए थी, सीधी। ये पेंसिल ऐसी दिखनी चाहिए थी, ऐसे। हम इसको मान लेते हैं, यहाँ से देख रहे हैं, ये हमारी आँख है, मान लेते हैं आँख है। अब देखो, लेकिन यहाँ से यहाँ से हम देख रहे हैं तो यहाँ से किरणों का अपवर्तन होता है। अपवर्तन के कारण ये देखो, ये ऐसे मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये सघन माध्यम है क्योंकि इसमें पानी होगा, और ये हवा है तो हवा क्या होती है, विरल माध्यम, और ये सघन माध्यम। अब देखो, जैसे ये किरणें यहाँ से जाती है तो मतलब ये किरणें देखो यहाँ से ऐसे जाएगी, ये किरणें ऐसे जाएगी, तो हम इधर से देख रहे हैं तो ये किरणें यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी। तो हमें यहाँ से जो किरणों का अपवर्तन होता है, इसके कारण हमें जो पेंसिल है वो इस प्रकार दिखाई देती है। होती तो वो ऐसे ही है, सीधी होती है, पानी के अंदर ही ऐसे ही होती है, लेकिन हम जब देखते हैं ऊपर से तो हमें इस प्रकार दिखाई देती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कोई गिलास है, इसमें पानी भर दिया, ये पानी भर दिया है। इसमें कोई नली ले लेते हैं, जैसे प्लास्टिक की नली, प्लास्टिक की नली। अब प्लास्टिक की नली को इधर से इसको डाला, इसको ऐसे डाला, तो ये जाना तो चाहिए था सीधी ऐसे, ये ऐसे, लेकिन ये पानी है, ये भी सघन माध्यम ही है, पानी सघन माध्यम, और ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो हमने कल बात की थी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम से जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये देखो, ये ऐसे हमें ये हमें लगेगा कि ये यहाँ से ही मुड़ रही है, जस्ट यहाँ से ये इस प्रकार है। तो ये भी अपवर्तन के कारण होता है। एक और एग्जांपल, जो सिक्का होता है ना, 5 का, 2 का, 1 का, वो। अब देखो, इसमें कोई बड़ा बर्तन ले लेते हैं, ये बड़ा बर्तन, इसमें ही पानी डाल देते हैं, इसमें भी पानी डाल देते हैं। तो ये जो सिक्का है वो मान लेते हैं यहाँ पे रखा हुआ है, ये सिक्का। जैसे हम यहाँ से देखेंगे
यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से माध्यम चेंज होता है विरल से सघन। तो यहाँ से हम जैसे देखेंगे, यहाँ से किरण आई तो हमें दिखना तो ये चाहिए था, ये दिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ से अपवर्तन के कारण ये किरण ऐसे दिखती है, हमें सिक्का यहाँ दिखाई देता है। होता तो वो यहीं पर ही है, लेकिन हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये कुछ अपवर्तन के उदाहरण थे। अब देखो, जो प्रकाश का जो वेग होता है, प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो देखो, ये जैसे ही विरल से सघन में जाएगा तो प्रकाश का वेग क्या होगा? विरल से सघन में जाएगा तो प्रकाश का वेग क्या होगा? कम होगा। विरल से सघन में प्रकाश का वेग कम होता है, प्रकाश का वेग कम। और वैसे ही वापस सघन से विरल में जाएगा, सघन से विरल माध्यम में, तो प्रकाश का वेग बढ़ जाएगा, प्रकाश का वेग बढ़ जाएगा। अब देखो, ये कुछ, अब जैसे जो सूर्य होता है, तो सूर्योदय और सूर्य अस्त के, सूर्योदय से तो कुछ समय पहले दिखाई देने लग जाता है और सूर्यास्त होने के बाद भी हमें दिखाई देता है। तो वो किस प्रकार होता है उसे भी समझ लेते हैं। उसे भी समझ लेते हैं। अब देखते हैं कि सूर्योदय से कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता है, उसका क्या कारण है। अब देखो, जैसे कि ये हमारा वायुमंडल है, ये वायुमंडल है और ये पृथ्वी है, पृथ्वी और वायुमंडल। अब देखो, ये रहा सूर्य, मान लेते हैं सूर्य यहाँ पर है, सूर्य। अब देखो, जैसे इसकी प्रकाश की किरण यहाँ आएगी तो ये माध्यम इसका चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर तो निर्वात है, मतलब ना हवा है, कुछ भी नहीं है, तो ये थोड़ा इस साइड ऐसे मुड़ जाएगी मुड़ जाएगी और वापस यहाँ से जाएगी, तो ऐसे गई तो वापस यहाँ से वापस माध्यम चेंज हो रहा है, तो यहाँ से वापस मुड़ जाएगी, तो ये वापस यहाँ सूर्य अस्त हो रहा है सूर्य अस्त, और यहाँ पे सूर्य उदय, सूर्य उदय। अब देखो, यहाँ से जैसे ये मुड़ी तो हम मान लेते हैं यहाँ पे थे, तो हमें दिखाई देगा कि ये सूर्य जो किरण है वो सीधा इधर, ये सूर्य यहाँ पर है, क्योंकि हम तो यहाँ से देख रहे हैं सीधा, तो हमें लगेगा कि सूर्य यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा आपके आभासी सूर्य, आभासी सूर्योदय, सूर्योदय। वैसे ही यहाँ पे होगा, ये यहाँ पर आभासी सूर्यास्त। अब देखो, जो इसके यहाँ पे एक क्षैतिज होती है,
क्षितिज। अब देखो इस क्षितिज से यहाँ पर भी सूर्योदय है, वो भी नीचे है, तो इसके कारण हमें ये इसका यहाँ से किरण का अपवर्तन होने के कारण हमें पहले हमें आभास हो जाता है कि सूर्योदय हो चुका है और सूर्य में यहाँ पे दिखाई देता है। सेम कंडीशन यहीं पे होती है कि ये देखो ये क्षितिज से यहाँ पर भी सूर्य नीचे अस्त हो रहा है, तो नीचे अस्त तो हो चुका होता है, लेकिन हमें आभास होता है कि सूर्य अभी तक है और हमें लग रहा है कि सूर्य यहाँ पे होता है। तो इसको हम अब लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं। अब देखो सूर्योदय से कुछ समय पहले प्रकाश किरणें वायुमंडल की विभिन्न परतों से, परतें होती है ना, सौर मंडल, समताप मंडल, विभिन्न परतों से अपवर्तित हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। इससे प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इससे प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस कारण सूर्य जब क्षितिज से थोड़ा नीचे होता है तभी हमें सूर्य की आभासी स्थिति दिखाई देने लग जाती है। और वापस यही प्रक्रिया जब सूर्यास्त होता है तब होता है, तथा इसी वजह से सूर्यास्त के कुछ समय बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता है। ये तो हो गई कि सूर्योदय से कुछ समय पहले और सूर्योदय से कुछ समय बाद हमें सूर्य दिखाई देता है, तो वो इस प्रकार होता है। आगे हम पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सघन माध्यम और ये विरल माध्यम। तो हमने बात की थी कल भी और आज भी पढ़ा है कि कोई भी किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो
अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये अभिलंब, अब अभिलंब से दूर हट जाती है तो ये इसको दूर हटा दिया। जाना तो चाहिए ऐसे, ये हो गया अभिलंब, ये आपतन कोण I और ये परावर्तन कोण R, दूर हट जाती है। तो अब देखो इसे लिखेंगे कैसे, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अब देखो, अब हम आगे क्रांति कोण पढ़ेंगे, उसमें ये चीज़ आगे काम आएगी अभी। अब देखो यहाँ से, देखो ये पहले हमने किरण यहाँ से यहाँ भेजी। अब देखो, अब जैसे ही इसको ऐसे ऊपर उठाएंगे तो ये आपस अभिलंब से दूर हटेगी। तो हम ये सघन माध्यम और ये विरल माध्यम, इस किरण को थोड़ा ऐसे कर दिया, ये अभिलंब। अब देखो इसको जैसे थोड़ा ऊपर किया तो इसको इतना ऊपर करना है कि ये यहाँ अपवर्तन के पश्चात अभिलंब और अपवर्तन कोण ये 90 डिग्री का हो जाए, मतलब R है वो 90 डिग्री का हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए, यहाँ तक करना है। तो इसे कहेंगे हम क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण की परिभाषा लिख लेते हैं, क्रांतिक कोण। अब देखो इसकी परिभाषा लिखेंगे, आपतन कोण का बढ़ाने पर, आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का वह विशिष्ट मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाए, मतलब 90 डिग्री का हो जाए। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। इस स्थिति को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण कहते हैं। अब इसकी एक और स्थिति है, वो देखते हैं। एक और स्थिति है, अब देखो ये सघन माध्यम, और ये विरल माध्यम। अब देखो हमें यहाँ सघन माध्यम से किरण, प्रकाश किरण इस प्रकार भेजनी है
कि पहले 90 डिग्री का आपतन कोण हो गया था, अब हमें इस प्रकार भेजनी है कि वो यहाँ से सघन माध्यम से बाहर निकले ही ना। तो इसको इस प्रकार भेजेंगे यहाँ से, तो इसको यहाँ से भेजा तो ये यहाँ से टकराकर वापस इधर आ जाएगी ऐसे, ये अभिलंब, ये आई और ये आर और ये अपवर्तित किरण। अब देखो ये सघन माध्यम हमने इस आर का मान इतना बढ़ा दिया कि ये किरण प्रकाश किरण है वो अपवर्तन के पश्चात सघन माध्यम से बाहर निकली नहीं। अब ये इसके अंदर ही जाएगी। अब ऐसे यहाँ से आई तो वापस ऐसे जाएगी, वापस ऐसे जाएगी, इसके अंदर ही जाएगी। जैसे जो हीरा होता है ना, हीरा क्या करती, इस प्रकार होती है कुछ, ऐसे होती है। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश किरण को इस प्रकार इसके अंदर डाला जाता है कि मतलब उसका मान 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो वो क्या किरण है वो इसके अंदर ही परावर्तित होगी। इसके कारण हीरा बहुत ज़्यादा चमकता है, बहुत ज़्यादा चमकता है। और जो प्रकाश तंतु होते हैं, प्रकाश तंतु जो मतलब फाइबर के जो ये नेट वगैरह यूज़ करने के लिए जो लाइनें बिछाई जाती है, उसके अंदर बाहर से तो उसके जो कवर होता है, अंदर क्या होता है, एक पारदर्शिक मतलब जो कांच होता है उस तार के अंदर, उसमें क्या है, ये किरणें घुसा जाती है, ये वाली किरणें जिसका जो अपवर्तन कोण होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, तो वो इसके अंदर घुसेगी ऐसे, तो वो इसके अंदर ही चलेगी, बाहर नहीं निकल पाएगी। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कि जब आपतन कोण का मान और अधिक बढ़ाने पर या फिर 90 डिग्री से अधिक बढ़ाने पर वह सघन माध्यम से बाहरी नहीं निकलती है, सघन माध्यम से बाहर ही नहीं निकलती है, काटना पड़ेगा। माध्यम में ही परावर्तित होती रहती है और इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। ये हो गए आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे हम पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण
वर्ण का मतलब यहाँ पर है रंग, और विक्षेपण का मतलब होता है कि बिखरना, कि रंगों का बिखरना। अब देखो, जब जो प्रकाश की किरण आती है सूर्य की, वो सफ़ेद रंग की होती है। वो सफ़ेद रंग क्यों होती है? क्योंकि उसमें सातों कलर मिले हुए होते हैं। सातों कलर मिले हुए होते हैं। जो इंद्रधनुष होती है रेनबो, उसमें भी 7 कलर होते हैं, और वो हमें बरसात के टाइम में कभी कभी दिखाई भी देती है। तो इसे हम एक प्रिज्म से समझ लेते हैं कि ये कोई प्रिज्म है, ये प्रिज्म है। अब यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये आई प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, अब देखो ये यहाँ से माध्यम चेंज हुआ, तो ये थोड़ी मुड़ी, अब ये 7 रंगों में विभाजित होगी। ये थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये हो गई। अब देखो, अब यहाँ से वापस चेंज हो रहा है प्रिज्म से, तो ये थोड़ी और मुड़ेगी। ये इस प्रकार। अब देखो, ये जो इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, अब उनको याद रखने का क्या है? याद रखने का है एक ट्रिक है, VIJYOR, विबजोर। अब विबजोर पहले यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ से लिखना नीचे से, VIBGYOR, विबजोर। अब विबजोर, वी का मतलब होता है वॉयलेट। वॉयलेट मतलब क्या होता है? बैंगनी। इसको हम लिख देंगे बैंगनी। आई का मतलब इंडिगो। इंडिगो मतलब होता है जामुनी, जामुनी कलर। बी का मतलब होता है ब्लू। ब्लू मतलब नीला, ये हो गया नीला। जी का मतलब ग्रीन, हरा। और वाई का येलो, पीला। ओ का ऑरेंज, नारंगी। और आर का रेड, लाल। अब देखो यहाँ पे देखो, जो रेड कलर है वो सबसे कम अपवर्तित हो रहा है, सबसे कम बिखर रहा है, और जो बैंगनी कलर है वो सबसे ज़्यादा बिखर रहा है। अब देखो, जो रोड पे हम सड़कों पे देखते हैं, कोई भी जो क्रॉस चिन्ह होता है या फिर कहीं पर भी जहाँ पर खतरा होता है, वहाँ पर हमेशा रेड कलर में ही नाम लिखे जाते हैं कि यहाँ पे जाना मना है, डेंजरस, वो सब वहीं लिखे होते हैं, रेड कलर में लिखे होते हैं। क्योंकि जो रेड कलर है वो हमें दूर से देखने पर भी पता चल जाता है कि वहाँ पे कुछ लिखा हो। और जो बैंगनी कलर है वो सबसे ज़्यादा बिखरता है, मतलब बैंगनी कलर है वो, उससे हम अगर साइन बोर्ड लगाएंगे तो हमें दूर से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये बिखर जाता है। और जो रेड कलर है वो बिखरता नहीं है। तो इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे ज़्यादा बैंगनी कलर का और सबसे कम रेड कलर का होता है। तो अब इसे हम लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं। आप देखो इसको लैंग्वेज के रूप में, जब सूर्य का प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वे अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और तथा जो पर्दे पर प्राप्त होने वाले इन 7 रंगों को स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब देखो, स्पेक्ट्रम, एक वैज्ञानिक थे न्यूटन। तो न्यूटन साहब ने सबसे पहले बताया था कि स्पेक्ट्रम में वर्ण विद्यमान होते हैं। श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विद्यमान होते हैं। अब देखो, ये 7 रंग थे। अब देखो, इसका माध्य रंग पीला को माना जाता है, माध्य रंग। अब देखो,
ऐसे तो माध्य रंग कौन सा होता है? 7 रंग है तो 3 ऊपर 3 नीचे, कौन सा होता है? हरा। माध्य मतलब 20 का होता है, ऐसे तो हरा, इस प्रकार तो हरा होगा, लेकिन पीले रंग को माध्य रंग माना जाता है, पीले रंग को माध्य रंग माना जाता है। और आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी क्लास से समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।